नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हो गए और उसका काफ़ी सारा सेलिब्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री खुद वहाँ गए थे सेलिब्रेशन में। लेकिन एक बात अभी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जैसे 150 साल पूरे हो गए वंदे मातरम को, उसका भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन दिल्ली में हो गया। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो नेता है खड़गे जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है आरएसएस पर कि उन्होंने कभी भी इस हमारे जो नेशनल पैट्रियटिज्म और हमारे प्राइड का जो सिंबल है, जो एक वॉर क्राई बना था फ्रीडम स्ट्रगल में वंदे मातरम, उसको आरएसएस ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं फिर से एक बार हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। सर, आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। सर, ये बिल्कुल कभी चूकते नहीं है आरोप लगाने में आरएसएस के ऊपर पर्टिकुलरली, और खरगे जी ने ये कहा है कि वंदे मातरम को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया आरएसएस ने। देखिए खड़गे जी इस बात को कहते हैं तो कि वंदे मातरम को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि वंदे मातरम तो पिछले 150 वर्षों से लगातार भारत के समाज में, भारत की सभ्यता में और भारत के हर समाज, हर संगठन, सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय संगठन, क्रांतिकारी संगठन, हर एक वर्ग ने उसे एक्सेप्ट किया है। केवल कुछ ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो कि अपने आप को अतिरंजित विचारधारा में मानते हुए और सोचते हैं कि हमें किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, केवल उन लोगों ने ही केवल वंदे मातरम को एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। और अगर खड़गे जी को याद दिलाना चाहेंगे कि उस समय 1937 में जब कांग्रेस पार्टी के ही में ही जब जो था, जब कांग्रेस पार्टी के उसमें इसको विभाजित किया गया वंदे मातरम को, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जब ये स्मरण उत्सव जो है 150 वर्ष का स्मरण उत्सव, तो उसमें इसी चीज को रेखांकित करते हुए कहा कि कौन वो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और विभाजनकारी जो बीज हैं उनको समाज के बीच में लाके बो देते हैं और बाद में उसका कहीं ना कहीं किसी रूप में एक विषबेल जो है वो फैलती चली जाती है समाज में, और उसको फिर उसके बाद में धरती माता के जो टुकड़े होते हैं। तो हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं। तो अब विपक्ष के नेता इस बात को कह रहे हैं, तो ये तो एक तथ्यहीन बात है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के अनेकों अनेकों नेताओं ने इस बात का जरूर समर्थन किया कि वंदे मातरम की केवल दो फ्रेज जो हैं केवल उन्हीं को गाया जाए, और बाकी जो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की जिस पूजा के रूप में, माँ सरस्वती की जिस पूजा के रूप में जो वंदे मातरम के जो अगले दो फ्रेज हैं उनको उनको अलग कर दिया गया। तो हमें वंदे मातरम को पूरे पूरे रूप में ही उसे स्वीकार करना चाहिए। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एक तरह से एक अभिलाषा है, और आगे ये चीजें किस तरह से लीगली पॉसिबल होंगी वो संसद या आगे जो भी सरकार है वो तय करेगी। ये सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारा इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वंदे मातरम इस राष्ट्रीय गान को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया, ओनली बिकॉज टू प्लीज द पर्टिकुलर कम्युनिटी इसके खिलाफ बात कर रही थी और उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके बावजूद खड़गे जी ये कभी नहीं बताते, या फिर कांग्रेस के नेता ये कभी नहीं बताते कि क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उल्टा आरोप लगाते हैं दूसरों के ऊपर, जैसे आरएसएस के ऊपर। जी, जी। देखिए, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कांग्रेस पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता हैं नवीन जिंदल जी, उन्होंने इस बात की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया कि हर व्यक्ति अपने उस पर ठहरा सकेगा, तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भी जो भारतीय तिरंगा है फहराया जाने लगा। इसी बार का जो विजयदशमी का उत्सव है उसमें उसमें भारतीय तिरंगे को भी सम्मान दिया गया। तो भारत का तिरंगा तो हम सभी के लिए, चाहे कोई संघ का व्यक्ति हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति हो, बजरंग दल का व्यक्ति हो, भारत का कोई भी संगठन है उससे कहीं अछूता नहीं है। ये केवल कांग्रेस की दूसरों पर टिप्पणी करने की आदत है कि किसी ना किसी बात को लेके एक मुद्दा बनाया जाए, जबकि वो खुद इस बात के लिए है कि आप किसी किसी विशेष चहेते समाज के लोगों के लिए आपने उस वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आप सबसे पहले इसी बात के ऊपर जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया था। और उस समय की जो कमेटी थी उसमें आप ही के जो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी,
वो उस कमे मौलाना आज़ाद उस कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने उस समय ये किया था, तो जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए कि इस तरह से ऐसा क्यों हुआ। आज राइट, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को दृढ़ता से स्पष्टता से उठाया है कि अगले 1 वर्ष तक ये जो कार्यक्रम है वंदे मातरम गाया जाएगा। क्योंकि पिछली सरकारों में हमने हमेशा देखा कि वंदे मातरम का गायन हो रहा है और कुछ विशेष समुदाय के लोग या विशेष संप्रदाय के लोग उसको गान उस उसके लिए जिस तिरस्कार की भावना से देखते हैं, और उस वो बात बढ़ते-बढ़ते कई बार राष्ट्रगानों तक के लिए भी आने लगी कि राष्ट्रगान भी बज रहा है तो भी हम नहीं खड़े होंगे, राष्ट्रगीत बज रहा है हम तो भी खड़े नहीं होंगे। तो ये सारी भावनाएँ क्या हैं? आप इस तरह के लोगों को, किन्हीं को, विशेष लोगों को क्यों क्यों पोषित करना चाहते हैं? आपकी यस, उनकी वोट वोट लेने की इच्छा हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप देश के विभाजन करने तक और देश की सोच को जो है, सभ्यता को विभाजन तक आप लेके आएँगे, तो ये तो इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है? राइट, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस बार ये कार्यक्रम रखा और पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय ने जिस तरह से वहाँ प्रदर्शनी की, डाक टिकट और इस बार स्मारक टिकट जो है उसका उसका जिस तरह से विमोचन किया, तो उस उन सभी चीज़ों को याद किया गया, और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विज़न है कि वो इस तरह से अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति से जिस जिस संवेदनशीलता से जुड़े रहते हैं, ये विज़न केवल उन्हीं के अंदर झलकता है, और भारत माता इस रूप में मानते हुए कि भारत भारत सुजला सुफला है ही है, साथ ही साथ दुर्गा दुर्गा के रूप में जो 10 प्रहरण धारिणी का जो रूप है, उसको बताते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि भारत अब केवल ये मौन रह के नहीं रहेगा। अगर हमारे हमारे ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी इस तरह से होता है, तो हमें दुर्गा का रूप लेते हुए और उसका संहार ज़रूर करना आवश्यक है, और आतंकवादी घटना हो, चाहे कोई भी किसी भी रूप में समाज को या देश को तोड़ने वाली जो भी विचारधाराएँ हों, और उनके ऊपर भी इसी तरह से हम प्रहार करते हुए और उनको बिल्कुल क्षत-विक्षत करेंगे। और ये जो वैचारिक क्रांति है, जो वैदिक चिंतन है, इसको हम फिर से भारत की सभ्यता में फिर से वापस लेके आएँगे। यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न और पूरी तरह स्पष्टता से ये रेखांकित किया गया। अब इसकी चर्चा परिचर्चा हर वर्ग में हो रही है, मीडिया के बीच में आ रही है, और ये बात आगे और स्पष्टता से युवा हमारे ज़रूर प्रेरित होंगे। यस सर, बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें जो है सर इन लोगों ने छिपाई हुई है, जैसे वंदे मातरम जब कविता इन्होंने लिखी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, उन्होंने एक सुंदर कल्पना भारत माता की है और दोनों रूप बताए हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी माँ जो है वो हाथों में शस्त्र लेती है, बिल्कुल जैसे आपने बताया सर। तो ये जो है बात ये कभी इन्होंने बताई नहीं और एक ही हमें दिमाग में सभी के डाला गया अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन जब धर्म की रक्षा करनी पड़ती है तो हाथों में शस्त्र लिए जाते हैं, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग भी आता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट हमारे जो है वैदिक चिंतन को रेखांकित करते हुए कहा कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम। हमारी जो धरती माता है, ये माता के रूप में है, हम इसे माँ के रूप में देखते हैं, और ये हमें पल्लवित और ये हमारे जीवन को और पूरी जो हमारी जो है जीवनदायिनी है, तो हम इसके पुत्र हैं, और पुत्र के रूप में हमें हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस प्रकृति का उसका ध्यान रखें। और ऐसी केवल ये जो चिंतन विचार है, ये केवल भारत की सभ्यता में है। बाकी जो लोग हैं, इसे ज्योग्राफिकल दृष्टि से जो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा इस तरह से और इसके बाद अलग है, तो ये इस विचार के चिंतन में और भारत के विचार में यही अंतर है। अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े करने की कोशिश की, भारत के समाज को अलग करने की कोशिश की, और उसको ज्योग्राफी के रूप में उन्होंने जो यहाँ का, क्योंकि उस समय जीडीपी का जो स्तर था, वो पूरे विश्व में भारत का 1/4 हिस्सा था, और यस, उसको उसको किस तरह से लूट-खसोट करके उन्होंने भारत को छित-विछत कर दिया। भारत भारत की जितनी भी आर्थिक सभ्यता, जो आर्थिक जो खुशहाली थी, उसको टुकड़ों के रूप में कर दिया। जहाँ जहाँ तक इस गीत की बात जो आती है, इस गीत को हमारे माननीय क्रांतिकारी जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी तौर पे लिखा। वो एक उस समय के अंग्रेजों के शासन काल में भी डिप्टी कलेक्टर जैसे पद को सुशोभित कर रहे थे, और उसके बावजूद जब उन्होंने इस घटना को देखा कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, और उसके बावजूद मेरी मेरी जो पालकी है उसे रोक दिया जाता है, और मेरे साथ वहाँ के कर्नल हाथापाई कर रहे हैं, तो मैं चाहे कितने भी पद पे कितने भी बड़े से बड़े प्रशासनिक पद पे आ जाऊं, मैं अंत में एक गुलाम ही रहूंगा।
और वहीं जब वो रुके तो उन्होंने वहाँ एक देवी माँ की मूर्ति को भी जंजीरों के रूप में जकड़े हुए देखा और उसके बाद उन्हें इस बात को लगा कि हमारी भारत माता की जो वो है, ना केवल हमारी देवी-देवता बल्कि भारत माता भी इस तरह से इस समय जो है, जो भारत में जकड़े जा रहे हैं क्योंकि किसी भी बात में जब भी कहीं कोई कन्फ्रंटेशन निकल के आता है, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे हमारे भारत के नेता हों, वो एक तरह से इस तरह से जो है एक बचाव के रास्ते में जिस तरह से अख्तियार करते हुए अपने आप को करते हैं, यही चीज़ निकल के आती है। तो उस समय से लेके आज तक चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा विषय वस्तु के रूप में बदली नहीं है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रेखांकित किया है और हमारे जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इस बात को विशेष ध्यान में रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की कि अगर कहीं पर कोई विचार इस तरह से रूप में निकल रहा है, तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की जितनी भी चाहे एजेंसीज हों, चाहे आईबी हो, चाहे होम मिनिस्ट्री के अंडर की हों, उन्हें इस बात के लिए स्पष्ट ये कहना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई भी इस तरह के संगठन हैं जो भारत में नासूर बनते जा रहे हैं, उन्हें विशेष चिन्हांकित करते हुए उनके ऊपर किस तरह से हमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, वो बिल्कुल इस बात के लिए आगे की रणनीति अगले अगले वर्षों में निश्चित रूप से करें। नक्सलवाद हो चाहे कोई अन्य जितने भी इस तरह के संगठन हैं वो कहीं भी वैचारिक क्योंकि इस ये 150 वर्षों का जो स्मरण उत्सव है जो अगले 1 वर्ष तक चलेगा इसमें केवल वंदे मातरम गायन के रूप में केवल वंदे मातरम का हमें प्रचार प्रसार नहीं करना है इसके बदले में हमें उस वैचारिक क्रांति को जगाना है जो कि अगले 1 वर्ष तक हर घर तक इस बात का पहुंचे कि हमें कहीं भी जो विभाजन के बीज हैं वो हमारे बीच में ना पड़े और कोई विभाजनकारी इस तरह के जो तत्व हैं उनको हम बिल्कुल पूरी तरह से उनका जो दंश है उससे हम मुक्त हों और किस तरह से उन पर प्रभावी कार्रवाई हो सके ये करें। यस सर, यही शायद सोचकर प्रधानमंत्री जी ने इसका एहसास दिलाया जब वो भाषण दे रहे थे वंदे मातरम का जो सेलिब्रेशन हो रहा था कि जब उसके वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए थे तो देश के विभाजन के बीज तब बोए गए। तो ये एक तरह से हमें अवेयर कर रहा है कि जिस तरह से भारत में इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है सो कॉल्ड ये पीसफुल कम्युनिटी के द्वारा, तो हमें वो सचेत कर रहे हैं अपने इन शब्दों से। जी, निश्चित रूप से ही ये प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात में बिल्कुल क्योंकि इस बार जब अगर हमारी भारत की संसद में भी भारत माता के जिस प्रतीकात्मक रूप से जिस एक अखंड भारत की तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाई तो इस बात को अगले आने वाले वर्षों में सभी भारत के जो भी गणमान्य नेता हैं जो भारत की संसद का हिस्सा बनने जा रहे हैं उन्हें इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस अखंड भारत की तस्वीर को भारत का समाज इस बात को भूला नहीं है। अंग्रेजों ने चाहे किसी भी रूप में हमारे देश के टुकड़े किए, किसी भी रूप में विभाजित किया, कभी ना कभी इस बात को हम अवश्य इस बात का ध्यान रखेंगे, स्मरण करेंगे कि ये भारत की जो सभ्यता और विचार जहाँ से जहाँ तक जिस भी ज्योग्राफिकल रीजन में है वो फिर से एक हो, अखंड भारत निश्चित रूप से रहे और उस विभाजन के दंश को किस तरह से पुराने भारतीय समाज के हिसाब से ही चाहे कोई भी लोग हों जिन्होंने भारत के टुकड़े करने के बावजूद यहाँ पर चाहे किसी भी प्रकार की एक विश्वेल को फैलाया हो और उनको किस तरह से फिर से भारतीय समाज के साथ एक रूपता से रखा जाए ये निश्चित ही आने वाले वर्षों में भारत के नेता इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और एक दूसरे से प्रेम जो अंग्रेज करके गए हैं उसका निश्चित रूप से भारतीय समाज फिर से प्रतिकार करते हुए फिर से आपस में सामंजस्य बैठाएंगे ये बात एक निश्चित रूप से आगे आने वाले वर्षों में हमें जरूर देखी जाएगी। ये सर, और दूसरी बात सर ये है कि सर मैंने तो अभी तक नहीं देखा या सुना नहीं या पढ़ने में नहीं आया हो सकता है कुछ बोला होगा वंदे मातरम गीत के सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन हमारे जो विपक्ष के प्रमुख नेता है एलओपी है उनका कोई भी बयान मैंने अभी तक तो पढ़ा नहीं है सर, शायद वो भी दिया हो तो। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है जो कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रहे उनकी तरफ से ऐसे सेलिब्रेशन में शामिल न होना या कुछ इस तरह के प्रोग्राम न करना एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है अपने आप में। देखिए वंदे मातरम का जो गीत है ये राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया लेकिन इस गीत को कभी उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस रूप में होना चाहिए क्योंकि इसमें उनके एक वोट बैंक के द्वारा एक ये बात कही जाती है कि इसमें ये हमारे इसके लिए उचित नहीं है
आप सारी सुविधाओं का लाभ भारत की सरकारों के माध्यम से ले सकते हैं। आप बाकी बाकी हर तरह से वो चीज़ भी आपके हिसाब से गलत है, लेकिन आप केवल जहाँ पर जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा ना मिलने के बजाय केवल कहीं न कहीं कोई आरोप-प्रत्यारोप में रह के वो चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उन बातों को कहते हैं। और जो इस तरह की जो पार्टियों के जो नेता हैं, जो जिनका खुद का आत्मबल एक कमज़ोर स्थिति में होता है, वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। हमें 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 ये अवश्य देखना चाहिए कि हमारा जो मूल विचार है वो उससे कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी इधर उधर ना करे, क्योंकि अगर हमारा अपना स्वयं का विचार या स्वयं की संस्कृति खत्म हो गई तो फिर उसके बाद हमारे लिए कोई स्थिति, क्योंकि दूसरे दूसरे प्रांतों में दूसरे देशों में जिस तरह से एक कट्टरपंथ की जिस विचारधारा ने वहाँ की सभ्यता संस्कृति को खत्म कर दिया, अगर हम भी इसी तरह से सरेंडर होते हुए और अपने आप को सीमित कर लेंगे तो उसके बाद फिर कोई हमारे पास बचेगा नहीं। भारत का संविधान उस समय के हमारे जिन भी विचारकों ने लिखा उसमें निश्चित रूप से कई अच्छी बातें लिखी, कई करी, लेकिन उसके बाद के जो नेताओं ने केवल वोट बैंक या विचारधारा के आधार पर जिस तरह से कुछ चीजों तक ही वो सीमित रहे, और बाकी जो हमारी सामाजिक चिंतन को, सामाजिक विचारकों के जो अच्छी बातें, सकारात्मक चीजों को था, उनको छोड़ा छोड़ा गया। तो ये अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूरदर्शिता में ये सारी चीजें वापस आ रही है, और इस बात के लिए हम सभी एक युवा के तौर पर भी उनके ऊपर गर्व जरूर रखते हैं कि उससे हम सभी एक अपना जो रास्ता है, एक विजन है, वो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि आगे जाके भारतीय राजनीति किस दिशा में जाएगी, और आगे के हमारे जो भी हमारे भारत के नेता राजनेता हैं वो भी किस किस रास्ते पे चलेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी के विजन से हमें एक स्पष्टता दिखाई देने को मिलती है। यस सर। सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि वंदे मातरम नो डाउट हमारे लिए एक प्रेरणा है, और ये भी एक संदेश है हमारे भारत के लिए, भारतीय जनता के लिए, कि किस तरह से हमको भारत की संस्कृति, भारत का सनातन धर्म जो भी है उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। सर थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय के ऊपर चर्चा की। हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप भी इसका प्रचार करिए। 150 इयर्स बहुत साल होते हैं, और ये हमारे देश की आत्मा है, ये जो राष्ट्रीय गीत है वो, और ये फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है। सो थैंक यू वंस अगेन। सभी दर्शकों को कहेंगे आज का वीडियो जरूर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। भारत की सरकार ने इस समय वंदे मातरम 150.in एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिस पे आप सभी अपने अपने जो वंदे मातरम का गायन उस वीडियो को बनाएं और उसे अपलोड करें, और सभी अपने अपने इस जो वंदे मातरम की जो गायन की जो कड़ी है, सभी अपनी अपना इसमें जो है उसमें उस वीडियो को साझा करें। और सभी से यही विनती है कि अगले 150 वर्षों तक जो सन्यासी आंदोलन में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस 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 बंगाल विभाजन को और बंगाल में अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जो आंदोलन किया था, जिसका प्रदर्शित आनंद मठ में किया हमारे माननीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, उस आनंद मठ की पुस्तक को सभी अवश्य जरूर पढ़ें, क्योंकि यस उसी से जरूर ये चेतना हमें और जो भारत का विचार है वो जानने को मिलता है। और आपने मुझे समय दिया इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। जी नमस्कार, जय हिंद। यस।